नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आई विल एक्सप्लेन ईच पार्ट ऑफ द सिलेबस, स्पेशली जो मेंस का सिलेबस है, और हर पार्ट के लिए मैं कुछ ऐसे बुक्स के सोर्सेज बताऊंगा और साथ में ही यूट्यूब चैनल के बारे में भी बताऊंगा जहां से आप वीडियोस देख सकते हो और अपने कंटेंट को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर सकते हो, जिसके बाद आपको किसी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला यूपीएससी मेंस के लिए GS1 का वीडियो मैं बना चुका हूं, उसको आप जाके होम पेज पे देख लीजिएगा। और अगर होम पेज पे आप जा ही रहे हैं तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं GS3 और GS4 के लिए वीडियोस भी लाऊंगा और कई सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं लेके आता रहता हूं आपके लिए टू हेल्प यू एंड गाइड यू इन योर प्रिपरेशन, स्पेशली अगर आप बिना कोचिंग या बिना पैसे खर्च किए हुए प्रिपरेशन करना चाहते हो। ये एक तरह से आपको डायरेक्शन भी प्रोवाइड करने का प्रयास करता हूं मैं थ्रू आवर वीडियोस। तो इसके साथ स्टार्ट करते हैं। पहले आपको बताता हूं मैं कि कैसे जीएस पेपर 2 को मैं आपको समझाने वाला हूं। तो पहले मैं जीएस पेपर 2 के सिलेबस को ब्रॉडली कैटेगराइज करूंगा एक लॉजिकल मैनर में, एक रैशनल मैनर में। अभी क्या है कि जीएस का सिलेबस शायद थोड़ा सा इधर उधर है मेरे हिसाब से, और फिर मैं बताऊंगा कि आप इसको कैसे पढ़ सकते हो, कैसे कैटेगराइज करना है जिससे कि एक लॉजिकल फ्लो आए, जिससे कि जब आप चीजें पढ़ें तो वन थिंग लीड्स टू अनदर थिंग, यू बिल्ड ऑन द प्रीवियस नॉलेज। तो उस हिसाब से मैं सिलेबस को कैटेगराइज करूंगा एंड उसके बाद आई विल टेल यू बेसिक सोर्सेज एंड एडवांस सोर्सेज फॉर दोज टॉपिक्स। एंड लास्ट में मैं कुछ वीडियोस बताऊंगा जिसको आपको देखना है एंड दे विल हेल्प यू इन सब्सटेंशिएटिंग योर प्रिपरेशन। सो हम जीएस पेपर 2 को 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, नेक्स्ट वन इज गवर्नेंस एंड द थर्ड वन इज वेलफेयर स्कीम्स बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। साथ में ही इनका इम्प्लीमेंटेशन कैसा हुआ है, हाउ इफेक्टिव दे हैव बीन, what are the procedures, mechanisms, all these things will come under the third part. And in the fourth part we'll discuss about international relations. मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे which is governance, और ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। So governance बेसिकली क्यों लाया जाता है? गवर्नेंस लाया जाता है जिससे कि जो मशीनरी है गवर्नमेंट की वो इफेक्टिवली वर्क करे, that should work for the welfare of the people, that should work for the betterment of the society। और बहुत सारे चैलेंजेस थे जो अपना ट्रेडिशनल गवर्नेंस सिस्टम है, पर उन चैलेंजेस को दूर करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लाए गए जिससे कि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो सके इन गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस की। तो पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कि क्या क्या है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, क्या क्या है, देन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, क्या क्या इंस्टीट्यूशनल एंड अदर मेजर्स लिए गए हैं बाय द गवर्नमेंट, और उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस में क्या एप्लीकेशन क्या क्या है, मॉडल्स क्या है, सक्सेसेस, लिमिटेशंस एंड पोटेंशियल कितना है, स्पेशली विद द कमिंग अबाउट न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो इन चीजों को पढ़ना है आपको गवर्नेंस में। अब गवर्नेंस का ये तो गवर्नमेंट वाला पार्ट है, यानी कि स्टेट वाला पार्ट। दूसरा एस्पेक्ट है पीपल वाला पार्ट, लोगों वाला पार्ट। उसमें कौन आएंगे? डेवलपमेंट प्रोसेसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री। डेवलपमेंट इंडस्ट्री कौन कौन है? एनजीओ हो गए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए आपके, और बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं, एसोसिएशंस हैं, डोनर्स हैं, चैरिटीज है, इंस्टीट्यूशनल एंड अदर स्टेक होल्डर्स हैं। दीज पीपल ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट अ पार्ट ऑफ गवर्नेंस। क्यों? क्योंकि ये जो जनता का इशू है उसको हाईलाइट करते हैं। दे एक्ट एज अ प्रेशर ग्रुप फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, फॉर द पीपल ऑन द ग्राउंड, और ये एज अ लिंक वर्क करते हैं बिटवीन द गवर्नमेंट बॉडीज या यू कैन से स्टेट एंड द पीपल। सो इनको भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें हैं इनके बारे में उसको हमें पढ़ना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है प्रेशर ग्रुप्स एंड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एसोसिएशंस और उनका क्या रोल है अपने इंडियन पॉलिटी में, उसके बारे में। देन रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, ये भी गवर्नेंस का पार्ट है कि सिविल सर्विसेज जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो उनका रोल क्या है डेमोक्रेसी में। तो बेसिकली किसी भी सिविल सर्वेंट का बेसिक रोल होता है टू एड्रेस द डिमांड ऑफ द पीपल, टू एड्रेस द ग्रीवांसेस और प्रॉब्लम्स, इश्यूज फेस्ड बाय कॉमन पीपल। दे शुड एक्ट एज अ लिंक बिटवीन government and the people. They should implement the policies, programs, initiatives of the government for the people. They should understand needs, challenges, issues faced by people and then transmit those things to the government so that government can make suitable policies, programs, laws, initiatives for the people. So इसलिए सिविल सर्विसेज का क्या रोल है डेमोक्रेसी में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये टॉपिक भी ऐसे हैं कि इन पे आपको 1 पेजर नोट्स आपको बनाने चाहिए, और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट, आई वुड पर्सनली प्रेफर विजन आईएएस, क्योंकि कंटेंट में उनका कोई कंपैरिजन मुझे नहीं लगता है। दे आर वेरी गुड इन कंटेंट पार्ट। तो वहां से आप कंटेंट ले सकते हो, इन पे 1 पेज में नोट्स बन जाएंगे आपके लिए, चाहे एनजीओज हों चाहे एसएचजीज हों। कुछ इंपॉर्टेंट एनजीओज के नाम भी आप लिख सकते हो, उनको अपने आंसर्स में आप कोट कर सकते हो, और साथ में ही जो रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी है
उन पे भी आपको कंटेंट मिल जाएगा। उनको आपको सब्सटेंशिएट करना है फ्रॉम द करंट अफेयर। करंट अफेयर कहाँ से? जो भी आप मंथली मैगजीन फॉलो कर रहे हो या विजन की पीटी 365 जो आती है वहां से आप इनको सब्सटेंशिएट कर सकते हो। और साथ में ही इंडिविजुअल टॉपिक को आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। अगर आपके पास चैट जीपीटी है और प्लस का सब्सक्रिप्शन है आपके पास, तो वहां पे भी आप इन टॉपिक्स को डाल के यूपीएससी के हिसाब से कुछ न कुछ कंटेंट बना सकते हो अपने लिए, और दे विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन योर मेंस एग्जाम, क्योंकि इन पे एक पेज का नोट्स बनाना बहुत आसान काम है और उस पेज से ही आप सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका डेवलपमेंट प्रोसेसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री। अब अपना आता है लास्ट पार्ट विच इज इंटरनेशनल रिलेशन। अब इसमें भी एक फ्लो है, उस फ्लो को पहले समझ लेते हैं और फिर सोर्सेज के बारे में बात करेंगे। सो फ्लो है, पहले हम इंडिया और उसके नेबरहुड की बात करेंगे। सो इंडिया और उसके नेबरहुड कंट्रीज जो हैं उनके बीच में कैसा रिश्ता है, रिलेशन है, उसमें क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, कैसे चीजें इवॉल्व हुई हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। जब हमने अपने पड़ोसियों को कवर कर लिया तो उसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडिया। उसके बाद जो और कंट्रीज आती हैं उनके पॉलिसीज या उनका जो पॉलिटिक्स है उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है इंडिया पे, स्पेशली इंडिया के इंटरेस्ट पे, उनके बारे में हमें पढ़ना है। जैसे कि यूएसए का वीजा रूल है तो उससे इंडियंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या फिर ब्रेग्जिट हुआ उससे इंडिया के इंटरेस्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सो ऐसे ही बहुत सारी चीजों को आपको पढ़ना है, चाहे वो डेवलपिंग कंट्री हो या फिर डेवलप्ड कंट्री हो। सो ये आता है नेक्स्ट पार्ट। पहले आपने नेबरहुड देख लिया एंड फिर यू वेंट टू अदर कंट्रीज जो कि डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, पर ऐसे इवेंट्स को ही देखना है जो इम्पैक्ट करते हैं इंडिया के इंटरेस्ट को। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। कोई भी ऐसा न्यूज इवेंट जो इंडिया के इंटरेस्ट को इम्पैक्ट नहीं करता है, यू शुड नॉट बी रीडिंग अबाउट दोज टॉपिक्स। अब इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो होता है कि ठीक है, आपने इंडिया के इंटरेस्ट को देख लिया इन नेबरहुड एंड इन अदर कंट्रीज, और उसके बाद अब देखना है हमें जो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, एजेंसीज हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनका मैंडेट क्या है, वो चीजों को कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कि क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, इंडिया का क्या रोल है, इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव है, इंडिया का क्या स्टांस है ऑन दीज थिंग्स, हाउ इंडिया इज प्लेइंग अ लीडरशिप रोल इन दोज इंस्टीट्यूशंस। इन सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पहले आपने कंट्रीज के बारे में देख लिया, पहले नेबरहुड देखा, फिर उसके बाद जो बची हुई कंट्रीज थी उनके जो पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स हैं, उनका जो इम्पैक्ट है इंडिया के इंटरेस्ट पे, उसके हिसाब से देखा। और अब जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके एस्पेक्ट को हमने कवर किया। फिर आते हैं बायलैटरल, रीजनल, ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स। सो बायलैटरल रिलेशन कैसे हैं इंडिया के विद डिफरेंट कंट्रीज। इसमें आपको इंपॉर्टेंट कंट्रीज को ही कवर करना है, बहुत सारे कंट्रीज को आपको नहीं कवर करना है बिकॉज दैट इज नॉट फीजिबल। देन रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स क्या क्या हैं, जैसे एशियान है, या फिर पहले सार्क था, या बिम्स्टेक है। ग्लोबल ग्रुपिंग्स क्या क्या है, जैसे नेटो है जो कि इंडिया के लिए कम रेलेवेंट है तो डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा उस पर, बट जिस ग्रुपिंग का इंडिया पार्ट है ग्लोबल लेवल पे, जैसे एग्जांपल यूएन हो गया, पेरिस एग्रीमेंट्स हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है, कैसे इंडिया के इंटरेस्ट को इम्पैक्ट करते हैं, इंडिया का क्या रोल है और क्या क्या इशूज हैं दैट इंडिया इज फेसिंग, और हाउ इंडिया इज एक्टिंग एज अ लीडर इन दोज ग्रुपिंग्स। उनके बारे में भी आपको समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा इन दिस एस्पेक्ट। सो इस तरह से लॉजिकली आपने कवर कर लिया इंटरनेशनल रिलेशन को। पहले आपने इंडिया उसके नेबरहुड को देखा, देन जो बाकी कंट्रीज हैं डेवलप्ड हो या डेवलपिंग हो उनको देखा आपने, फिर जो इंडिविजुअल रिलेशंस हैं चाहे बायलैटरल लेवल पे हो या रीजनल लेवल पे हो या ग्लोबल लेवल पे हो, और जो एग्रीमेंट्स हैं उनको आपने समझा। फिर इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो क्यों बनाए गए, उनका मैंडेट क्या है, क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या इश्यूज हैं और क्या क्या चैलेंजेस हैं। जैसे कि यूएनएससी में दिक्कत है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन की दिक्कत है, इंडिया इज नॉट रिप्रेजेंटेड देयर, तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्यों नहीं हो रहा है, क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, वो सब भी आपको पढ़ना चाहिए। अब इसके लिए सोर्स दो है, एक तो बेसिक बता देता हूं मैं, कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो आपके एनसीईआरटी की बुक्स है, आई थिंक 12th की बुक है, उससे स्टार्ट करना है आपको। और उसके बाद एक बहुत ही फेमस बुक है बाय राजीव सीकरी, बुक का नाम है चैलेंजेस एंड स्ट्रेटजीज रीथिंकिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। इसको पढ़ के आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसे इवॉल्व हुई है उसके बारे में आपको समझ में आएगा। एंड देन करंट अफेयर का जो एस्पेक्ट है उससे आपको इसको लिंक करना है। उसके लिए आपको दोबारा विजन आईएएस की जो मैगजीन है उसके लिए जो आईआर पे पीटी 365 मेंस के लिए जो आती है उसको पढ़ना है आपको। और उसके बाद अगर आपको और अपने आप कंटेंट को एनरिच करना है तो आप ORF की वेबसाइट विजिट कर सकते हो, वहां पे बहुत सारे लेटेस्ट इश्यूज या जो भी चीजें हैं वो मेंशन होंगी, वहां पे रिपोर्ट्स आप पढ़ सकते हो। दे विल एनरिच योर कंटेंट, बट आई वुड सजेस्ट कि उतना आप डीप में मत जाओ बिकॉज दैट वुड टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम, और शायद अभी इनिशियल लेवल पे यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया आपके सिलेबस का कैटेगराइजेशन और एक लॉजिकल फ्लो में आपको बता दिया कि कैसे आपको पढ़ना चाहिए, और साथ में ही बुक्स के सोर्सेज भी मैंने आपको बता दिए। अब लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। एक तो जैसे आपका
SDGs हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो रेलेवेंट हैं उनको आपको पढ़ना है, उनको आपको कोट करना है, स्पेशली इन योर कंक्लूजन। दूसरा, बहुत सारे कमिटीज एंड कमीशन हैं, जैसे सेकंड ARC है, उनकी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आपको पढ़नी है, स्पेशली ऑन द गवर्नेंस एस्पेक्ट, और जो ट्रांसपेरेंसी वाला एस्पेक्ट है उन पे आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, जैसे नीति आयोग की कोई रिपोर्ट अभी लेटेस्ट आई, अब जो मैंने पीछे रिपोर्ट बताई आपको, चाहे कि ARC हो या फिर कोई कमिटी की रिकमेंडेशंस हो, इनमें भी आपको सिर्फ समरी पढ़ना है, आप पूरी रिपोर्ट पढ़ने मत बैठ जाना, क्योंकि दैट इज नॉट फीजिबल। बहुत सारा टाइम अपना वेस्ट करेंगे आप, एंड शायद उसके बाद आप यूज भी नहीं कर पाओगे इसको, बिकॉज यू नीड ओनली फ्यू लाइन्स ऑन ईच टॉपिक। पहले आपको सिलेबस देखना है, एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट सिलेबस आपको उन रिपोर्ट्स को, उन कमिटीज की रिकमेंडेशन को, उस नीति आयोग की रिपोर्ट को समझना है, पढ़ना है, जिससे कि आप रेलेवेंट चीजें ही पढ़ें, आप पूरी की पूरी रिपोर्ट ना पढ़ें आप। तो इसलिए जरूरी है कि आप सिलेबस को याद रखें और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसके बेसिस पे क्या आंसर होना चाहिए, और कमिटीज एंड कमीशंस ने क्या कहा है उन एस्पेक्ट्स पे, उनको आपको पढ़ना है फ्रॉम दैट सोर्सेज। जो SDGs हैं आपको वो रटे होने चाहिए, जो उसके सब कंपोनेंट हैं वो आपको याद होने चाहिए, जिससे कि आप डायरेक्टली यूज कर सको। फिर है गवर्नमेंट की स्कीम्स आपको पता होनी चाहिए, कोई पॉलिसी है किसी चीज पे वो आपको पता होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि आपको वे फॉरवर्ड में गवर्नमेंट की स्कीम बतानी होती है, गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं वो बताने होते हैं आपको, तो आप डायरेक्टली उन स्कीम्स का, उन पॉलिसीज का, उन इनिशिएटिव्स का नाम कोट कर सकते हो, और दैट विल गिव अ कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर टू योर आंसर्स। तो इसलिए वो चीजें भी आपको पता होनी चाहिए कि डिफरेंट सेक्टर पे क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं बाय द गवर्नमेंट, जैसे कि पॉवर्टी पे क्या लिया गया है, हंगर पे क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। देन आता है कि डेटा एंड फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इस वाले एस्पेक्ट में, क्योंकि वो आपको इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हो, या कोई पॉइंट आप बीच में डाल रहे हो तो वहां पे आप सब्सटेंशिएट कर सकते हो, ये भी आपको करंट अफेयर में मिल जाएगा। अब इसके बाद एक और चीज है, वो है PIB। आप PIB को डेली रेफर कर सकते हो, और शायद ये पॉसिबल नहीं होगा तो आप मत करना। आई वुड टेल यू ओनली व्हाट इज feasible, what is doable। तो आप क्या कर सकते हो कि कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, या किसी भी चीज पे आपको कुछ कंटेंट चाहिए ऑथेंटिक सोर्सेज से, तो आप उस टॉपिक का नाम लिखो और उसके आगे PIB डालो, एंड देन यू विल फाइंड कि PIB के जो भी कंटेंट आए हैं उस पे वो आपको मिल जाएंगे एक साथ। और साथ में ही अगर आप कोई टॉपिक पे और ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग चाहते हो अपनी, तो वो टॉपिक डालो और साथ में UPSC लिखो, देन बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट के कंटेंट आपको मिल जाएंगे। अभी जो मुझे लगता है जो बेटर कंटेंट है इंटरनेट पे जो अवेलेबल है वो है दृष्टि का कंटेंट अच्छा है, साथ में ही एडुकेमी का कंटेंट भी अच्छा है, आप उनको भी रेफर कर सकते हो। आप ट्राई करो कि जो अच्छे सोर्सेज हैं वहीं से आप पढ़ो, बहुत सारी वेबसाइट्स पे आप ना जाओ, क्योंकि कई बार कंटेंट अच्छा नहीं होता है, दैट विल मिसडायरेक्ट यू। तो इसलिए जरूरी है कि यू शुड चूज योर सोर्सेज, एंड ये सब तभी करना है जब आपके बेसिक चीजें कवर हो गई। तो ये हो गया ब्रॉडली सोर्सेज के बारे में। अगर आपकी कुछ राय है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, आई विल रिप्लाई टू यू इन द कमेंट बॉक्स। अब बात करते हैं कि यूट्यूब के क्या क्या लिंक है। तो मेरा मानना है कि इस टॉपिक में कोई भी एक यूट्यूब चैनल, कोई भी एक यूट्यूब वीडियो, या यू कैन से कोई भी एक प्लेलिस्ट वो काम नहीं आएगी आपको, क्योंकि ये बहुत ही डायनेमिक सब्जेक्ट है। पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन पे आप रेफर कर सकते हो किसी के भी वीडियोस, बट उसमें भी मोस्टली मैंने देखा है कि लक्ष्मीकांत की बुक को ही लोगों ने रिसाइट किया है या अलग अलग तरीके से सुनाया है। तो आप कहीं से भी सुन सकते हो, दैट इज योर चॉइस। सेकेंड आता है अपना जो वेलफेयर स्कीम्स वगैरह है, तो उनमें कोई भी स्कीम आपको पढ़नी है तो उस स्कीम का नाम डालो और UPSC डालो, कुछ कंटेंट आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। यहाँ पे भी मैं आपको हमेशा यही कहूंगा कि इंडिविजुअल टॉपिक के अकॉर्डिंग आप सोर्सेज को चुनो। कोई भी एक टीचर या यूट्यूब चैनल हर चीज आपको नहीं पढ़ा सकता है, यू नीड टू बी मोर सिलेक्टिव इन योर अप्रोच। सो उसके अकॉर्डिंग आप अपने सोर्सेज चूज कर सकते हो, बट मुझे लगता है कि डोंट रिक्वायर टू वॉच यूट्यूब वीडियोज ऑन दीज थिंग्स। पर अगर आपको करना भी है तो आप टॉपिक का नाम डालो, जैसे कि पॉवर्टी है, उसके बाद आपने UPSC डाला, एंड कुछ वीडियोज आपके लिए आ जाएंगे जो कि आपकी बेसिक चीजें कवर कर देंगे। पर आपको अपडेट करना होगा उसको करंट अफेयर से, जो कि आपको मिलेगा विजन IAS की मैगजीन में, चाहे वो मंथली हो या फिर PT 365 हो। नेक्स्ट आपका गवर्नेंस वाला एस्पेक्ट है, सेम रूल अप्लाइज टू दैट आल्सो। एंड लास्ट है आपका IR, इंटरनेशनल रिलेशंस। उसमें भी आपको बहुत चीजें नहीं चाहिए, बट अगर आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है तो ओनली IAS का एक प्लेलिस्ट है जिसमें कि IR के बहुत सारी चीजों को समझाया गया है ठीक ठाक तरीके से, तो उसको भी आप एक बार देख सकते हो। बट ब्रॉडली आपको करंट अफेयर और जो बेसिक सोर्सेज हैं उनसे ही कवर करना है अपने IR वाले पार्ट को भी। तो इस तरह से आपका पूरा GS पेपर 2 कवर हो गया। GS पेपर 2 बहुत ही डायनेमिक है, यू नीड टू कंटिन्यूअली पुट एफर्ट इन दिस सब्जेक्ट। नॉर्मली क्या होता है कि सब्जेक्ट में लोगों के नंबर नहीं आते हैं, वो उसका रीजन यही है, लोग इसको मानते हैं कि ये सिर्फ पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन है, बट इट इज एनीथिंग बट पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि जो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है वहां पे भी करंट वाला एस्पेक्ट है,
आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, आपको अपने नोट्स को बराबर अपडेट करते रहना पड़ेगा टू राइट मोर रेलेवेंट आंसर्स। इसके लिए जो भी द हिंदू के एडिटोरियल आते हैं या इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आते हैं उनको आपको रेफर करते रहना पड़ेगा। नोट्स भी जो आप बनाओ, मैं कहूंगा कि आप नोट्स जो है वो डिजिटल फॉर्मेट में बनाओ, स्पेशली गूगल डॉक पे आप बना सकते हो, जिसको एडिट करने में आसानी रहे, जिसको अपडेट करने में आसानी रहे और आपको बहुत सारे जगहों पे ढूंढना ना पड़े। आपको जैसे मैंने बताया है वैसे आप कैटेगराइज कर सकते हो अपने टॉपिक्स को ऑन द गूगल डॉक, और उसमें जैसे ही आपको कुछ रेलेवेंट मिलता है यू कैन ऐड इन दैट। इससे आपके जो नोट्स हैं वो एक जगह पे कंपाइल हो जाएंगे, और कई बार कोई चीज आपको बाद में लगती है कि रेलेवेंट नहीं है तो वहां पे आप डिलीट भी कर सकते हो, कुछ नई इंफॉर्मेशन मिलती है तो आप वहां पे ऐड भी कर सकते हो, और जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आपको सारी चीजें एक जगह मिल जाएंगी अपडेटेड फॉर्म में। तो इसलिए आप ट्राई करो कि उसका यूज कर सको। एक और मेरा सजेशन है कि बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि फ्रंट लाइन पढ़ लो द हिंदू की, या फिर योजना कुरुक्षेत्र आप पढ़ लो। आई वोंट सजेस्ट यू दैट, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग है। अगर आपको पढ़ना भी है तो उसका जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है जिसमें वो ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं टॉपिक को, जो एडिटर्स पॉइंट ऑफ व्यू करके होता है, उसको आपको पढ़ लेना है, जिससे कि टॉपिक के बारे में आपको ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हो जाए। जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, सजेशंस हैं, वो आपको वहां पे मिल जाएंगे। यू डोंट हैव टू रीड द एंटायर योजना और कुरुक्षेत्र। सो इसके साथ ही इस जीएस पेपर 2 का सिलेबस वाला पार्ट और जो सोर्सेज वाला पार्ट है वो कंप्लीट होता है। और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे कि यूट्यूब इसको और आगे तक बढ़ाए, एंड दैट वुड हेल्प मी। जीएस पेपर 3 के लिए मैं जल्दी ही आऊंगा विथ सोर्सेज एज पर योर सिलेबस। यूट्यूब वीडियोस क्या क्या देखने हैं आपको उसके बारे में ही बताऊंगा मैं। एंड उसके बाद जीएस 4 और साथ में ही प्रीलिम्स के लिए क्या क्या बुक्स आपको पढ़नी है, क्या क्या सोर्सेज आपके होने चाहिए, उसके बारे में भी बात करूंगा। सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग।